आज की इस गोष्ठी में मंच पे उपस्थित देश के एक नामी अर्थशास्त्री, संयोग से वो भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के सदस्य भी है, बंगाल विधानसभा के सदस्य आदरणीय माननीय श्री लाहिरी जी, मेरे बड़े भाई मित्र शिशिर बाजोरिया जी, मेरे युवा साथी उमेश राय जी, तमंग जी, और हम सभी को इस कार्यक्रम में जुड़ने वाला हमारा आदरणीय सज्जन और यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव भाइयों और बहनों, मीडिया के साथीगण, मैं आप सभी से पहले क्षमा चाहूंगा कि मैं बंगला में बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन अशोक जी ने जो सारे विषय कहा मैंने उसको पूरा समझा। मैं सबसे पहले अशोक जी को धन्यवाद देता हूं। मैं अशोक जी का बहुत पहले से ही अनुरागी हूं, उनका लेख पढ़ते रहता हूं, फिर वो पार्टी के हमारे एमएलए बन गए, लेकिन मैं उनको प्रत्यक्ष कभी सुना नहीं था। और मैं एक लाइटर मूड में कहता हूं, पर्वत दूर से सुंदर दिखती है और पास में आए तो कैसा है कि पता। और अर्थशास्त्री ऐसे ही है, विद्वान होते हैं, जाने माने लोग होते हैं, लेकिन अशोक लाहिरी जी हमको आज ऐसे एक अनुभव हुआ, ऐसे एक अर्थशास्त्री कॉम्प्लिकेटेड विषय को सामान्य लोगों की बोध की हिसाब से, उनकी मेंटल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उनको समझाना। केंद्रीय बजट, अभी आपकी राज्य में लाया गया बजट, और एक बजट की उद्देश्य क्या होनी चाहिए, बजट की आउटकम क्या होनी चाहिए, और उसमें उन्होंने ग्लोबल कंपैरिजन भी किया, ट्रेड, कॉमर्स, पॉलिसी के बारे में दिशा क्या है उसके बारे में भी चर्चा किया। अशोक जी की सफल वक्तव्य के कारण मैं उनको धन्यवाद देता हूं। शिशिर जी ने भी अपना तरीके से बातों को रखा। मित्रों, मैं आप लोगों का भी आभारी हूं, आपने बंगाल में हमारी आमंत्रण को रक्षा करके बजट की संबंध में चर्चा करने के लिए यहां पधारे। मित्रों, अशोक जी ने अपने विषय में कहते हुए कहा, 2024 की चुनाव की पहले यह वास्तविक आखिरी बजट है, क्योंकि अगले साल जब बजट की टाइमिंग आएगी तब तक तो चुनाव में हम लोग जा चुके होंगे। उस समय में बजट की बात की सीमा बन जाती है, फिर नई सरकार होगी, मोदी जी की ही सरकार होगी 2024 में, उसके बाद फिर हम फुल फ्लेज बजट लेके आएंगे। लेकिन आज इस बार की बजट की कुछ विषय में चर्चा हुई, और इस बीच में आप जैसे विद्वान बजट को भली भांति समीक्षा भी किए होंगे, और उस समीक्षा में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह बजट अमूर्त काल का बजट है। बजट तो एक साल के लिए होता है, लेकिन बजट आने वाले 25 साल की जो एक बड़ी इमारत बनाने के लिए देश मन बनाया है, उस दिशा में इस बार की बजट एक फाउंडेशन है। मित्रों, दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं होगा, पिछले 3 साल में कोई अर्थनीति नहीं होगा जिन्होंने क्रॉस रोड पे आया नहीं होगा। कोरोना की मार जिस प्रकार की हुई, कामकाज बंद, खर्चे ज्यादा, और उसमें से नॉर्मल खर्चा नहीं, हेल्थ केयर के ऊपर सभी सरकारों ने दुनिया में अपना स्पेंडिंग बढ़ाई होगी, और उसकी
बजट के उपरांत बजट जब कोरोना जब आई उस समय में अनेक अर्थशास्त्री सलाह दिए थे, भारत को भी, मोदी जी को भी सलाह दिए थे, मोदी नोट छापना चाहिए, नोट लोगों में पहुंचानी चाहिए, लिक्विडिटी बढ़ेगा, तब लोगों में परचेजिंग पावर बरकरार रहेगी। मोदी जी ने उस समय में चीजों को सुना, समझा और चुप रहा। दुनिया ने, अनेक देशों ने उस रास्ते को अपनाया, डेवलप्ड इकोनॉमी में उस रास्ते को अपनाया। डेवलपिंग एंड इमर्जिंग इकोनॉमी उनकी अक्काओं से उधार लिया पैसा। चाइना के पास बड़ा पॉकेट था, अन्य कुछ देशों ने पॉकेट खोला। विश्व की अनेक इमर्जिंग इकोनॉमी किसी से अपनी संपदा को गिरवी रख के पैसा लिया और कुछ बड़े इकोनॉमी नोट छाप के लिक्विडिटी को बढ़ाया। भारत दोनों रास्ते पे नहीं गया। अभी लहारी जी ने एक विषय को कोट किया, मैं बहुत दूर की बात नहीं कहूंगा। 2013 में बजट की साइज क्या था, हमारी बजट में कैपेक्स की साइज क्या था। कैपेक्स के बारे में भी अशोक जी ने बहुत सरल तरीके से आप लोगों को समझाया। कैपेक्स की उद्देश्य क्या होता है। कैपेक्स खर्चा होने से ही आगे 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 बात बनती है। भारत में 2013 में कैपेक्स की साइज 3.5 लाख करोड़ रुपया था, जो आज इस बार बजट में 10 लाख करोड़ रुपया तक पहुंची। 10 लाख करोड़ रुपया पहुंची। मित्रों, लिक्विड, हमारी रिजर्व बैंक ने एक असेसमेंट पेपर निकाला था अभी। जब हम करेंसी रूट पे जाते हैं, लोगों को नकदी दे देते हैं, नकदी देने से वो पैसा बाजार में नहीं लौटती है। मनुष्य का अपना एक स्वभाव है, आगे क्या होगा पता नहीं, पहले पैसा कुछ रख ले घर में, संचय की स्वभाव है, ऑर्थोडॉक्स अप्रोच रहता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मैक्सिमम 40 पैसे से 90 पैसा तक लौटता है 1 रुपया से। 1 रुपया लिक्विड मनी डाला गया तो मैक्सिमम 90 पैसा, नहीं तो 50-40 पैसा तक पहुंचती है, बाकी 60 से 10 पैसा घर में रह जाती है। लेकिन कैपिटल रूट में अगर 1 रुपया डाला जाता है तो वो ट्रिकल डाउन करके सर्कुलर इकोनॉमी में 3.5 रुपया होती है। मोदी जी ने ये रास्ता अपनाई। आज देश में रोड्स, वाटरवेज, शिपिंग रूट, हाईवेज, आज भारत में आने वाले साल 2 साल के अंदर प्रत्येक गांव में हाई स्पीड इंटरनेट की कनेक्टिविटी बीच जाएगा। भारत नेट की फ्रेमवर्क में 5G टेक्नोलॉजी आज रोल आउट होना शुरू हो गया है। उसमें भी BSNL को 1,70,000 करोड़ रुपया फिर सरकारी अनुदान देके, बजट की पैसा देके रिवाइव करने के बाद BSNL को काम दिया गया भारत की IITओं से बनी हुई 5G टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए। यानी देश आने वाले 2-3 साल के अंदर हर एक गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी और उसके अंदर 5G क्वालिटी की स्पीड नेटवर्क बन जाएगी। आज मित्रों, इस बजट में समावेशी विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जब समावेशी विकास हम कहते हैं, उसकी अगर मैं 3 उदाहरण आपके सामने रखूंगा, कहने के लिए मैं लंबा विषय कह सकता हूं। आदिवासी बच्चों को, आबादी की एक बहुत बड़ी संख्या
मैंने देखा आज अखबारों में कि धार्मिक व्यवस्था को भी पार्लियामेंट में, असेंबली में रिजोल्यूशन किया जाएगा कि इसको मान्यता दे दिया जाए कि राजनीतिक पैंतराबाजी है। और 30,000 नए टीचरों को एकलव्य विद्यालय में, आवासीय विद्यालय में रखने के लिए सरकार बजट व्यवस्था इस बजट में किया है। उसी का नाम है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। मित्रों, एकदम जो एंडेंजर्ड ट्राइब्स कम्युनिटी है, प्रिमिटिव ट्राइब्स कम्युनिटी है, पीछीभीटी, उनके विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था किया गया। अनेक महिलाओं के बारे में काम किया गया है, लेकिन अगर एक उदाहरण आपके सामने रखूं बजट की घोषणा में से, अमृतकाल चल रहा है, माताओं की स्वभाव है बचत करना, पैसा संचय करना। ये 2 साल में अगर महिला अपना सेविंग करते हैं, 7.5% की अश्योर्ड रिटर्न इंटरेस्ट रेट उनको गारंटी किया जा रहा है। मैं इस गामछा को खूब पसंद करता हूं, बंगाल आता हूं तो कोशिश करता हूं यही मैं यूज करूं। ये बांकुरा में बनता है, इसकी एक नेशनल ब्रांड है। बंगाली अस्मिता, सभ्यता, संस्कृति के साथ ये जुड़ा हुआ है। देश की प्रधानमंत्री ने योजना किया, ऐसे सारे बुनकरों को जो हाथ में काम करते हैं, ये जो हमारे मां दुर्गा की मूर्ति बनी है, ये जो गामछा बनी है, ये बंगाल की अर्थनीति की बहुत बड़ा हिस्सा है। न केवल बंगाल की हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, कॉटेज इंडस्ट्री, एग्रीवेस्ट इंडस्ट्री से अनेक प्रोडक्ट हैं। उसको बजट में प्रधानमंत्री विकास योजना, विश्वकर्मा योजना जैसे योजना इस बार बजट में घोषणा हुई है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट इसको कहते हैं, ये बजट की प्रायोरिटी है। इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट की प्रायोरिटीज बजट में है, जिसके बारे में हमने अभी उल्लेख कर रहा था। 10 लाख करोड़ रुपया की कैपेक्स आज व्यवस्था की गई। कोई वंचित ना रहे, इस सरकार की अप्रोच है। एक भी व्यक्ति दिल्ली में बैठा हुआ राष्ट्रपति भवन में पहला नागरिक जी की जितनी अधिकार है, सुंदरबन में रहने वाला व्यक्ति का भी देश के संसाधनों पे उतनी अधिकार है। कच्छ में रहने वाला व्यक्ति की जितनी अधिकार है, परशुराम कुंड की गांव में रहने वाला आसाम अरुणाचल की सीमा में, चाइना सीमा में उनको उतने अधिकार है। विकास सबके लिए होनी चाहिए। इसीलिए हमने कहा कि हमारी सरकार की कोई भी काम होगा, बजट में इसकी चिंता की गई। सैचुरेशन मोड पे काम किया जाएगा, 100%। हम, मेरे को सौभाग्य मिला प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की काम देश में शुरू करने के लिए, लागू करने के लिए। आज 9.5 करोड़ से ज्यादा बहनों को मुफ्त में सरकार के खर्चे में एलपीजी दिया गया। मैं जब आया, देश में 16.5 करोड़ एलपीजी कंज्यूमर है, इसे कहा गया। जिस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बारे में भी कहा गया, 24 लाख करोड़ रुपया की डीबीटी हुई है। उसका पहला प्रयोग मेरे विभाग में हुई थी, पेट्रोलियम में। हमने एलपीजी सब्सिडी को बैंक ट्रांसफर कर दिया था, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर दिया था। आज जो कंज्यूमर, उसके कारण 13 करोड़ हो गए, 2.5-3 करोड़ झूठे कंज्यूमर निकल गए थे। आज एलपीजी कंज्यूमर की संख्या 30 करोड़ से ज्यादा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 1.5 लाख रुपया पर यूनिट, लगभग 4 करोड़ लोगों को घर दिया गया। इस बार बजट में बचा कुचा लोगों को 66% ज्यादा पैसा दिया गया है। लगभग
69,000 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में एलोकेशन किया गया। ग्रामीण आवास योजना के लिए यह हमारी बजट की एक स्ट्रैटेजी है। अनलीजिंग द पोटेंशियल, नए इलाका में भारत की संभावनाओं को नई इलाकाओं में प्रायोरिटी दिया जाए। भारत की युवा सिर्फ एम्प्लॉई बनने के लिए तलाश में ना रहे। अभी तो लाहिरी जी और मैं जब यहाँ आया, आज पत्रकार मित्रों ने पूछा, अरे भाई बंगाल की पैसा क्यों नहीं दे रहे हो? बंगाल तो 100 दिन की काम में प्राइज लिया है, 1 नंबर हुआ है। मैं तब समझा नहीं था। मैं अभी अशोक जी की भाषण से इस विषय को, उसकी कॉन्टेक्स्ट को पूरा समझा। मगर मैं ऐसे समझू, अशोक जी ने कहा कि 9 सब्जेक्ट में 1 सब्जेक्ट में पास करके आप कह रहे हो कि मेरे को पूरा मैट्रिक में इस बार डिस्टिंक्शन मिल गया है। इस प्रकार की हुआ, ऐसे वो आपने समझा, ऐसे मैंने जितना समझा। मित्रों, भारत में आज लगभग 1 लाख नए स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। लगभग यूनिकॉर्न इन दिनों में 5,000 करोड़ रुपए के ऊपर की जिसकी व्यवसाय है, रोज 1-2 नए उसमें से जुड़ रहे हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन में अगर कहीं दुनिया में सबसे वाइब्रेंसी है, वो भारत में ही है। हम एक समय था, हम मोबाइल बाहर से खरीदते थे, आज भारत से ही मोबाइल एक्सपोर्ट हो रहा है। हेल्थ केयर सिस्टम पे, मेडिसिन में, जेनरिक मेडिसिन में भारत की एक डोमिनेंस। अमेरिका वगैरह भी हमसे, हमारे ऊपर दबाव निरंतर आज भी डाल रहे हैं कि नहीं ये व्यवस्था बंद करो। लेकिन दुनिया की इमर्जिंग इकोनॉमी, गरीब देश भारत के ऊपर आश्रित रहते हैं। आप ये जेनरिक मेडिसिन की दुनिया को बंद मत करो, नहीं तो धनी देश इतना महंगा कर देंगे औषधि को कि हम उसको अपहुंच हो जाएगा। भारत न केवल व्यावसायिक दृष्टि से, एक जिम्मेवारी की दृष्टि से उसको आगे कंटिन्यू कर रहा है। इस बार उसको आगे जाने के लिए बजट ने क्या व्यवस्था किया है? मित्रों, आप जो मेडिकल, इस कलकत्ता शहर तो मेडिसिन बनाने का मातृभूमि रहा, मैं कहूंगा। आपके वहां जो इंस्टीट्यूट है, IICB, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, इसके इतिहास में थोड़ा कभी समझने का कोशिश कर रहा था। आजादी की पहले अंग्रेज जब जाएंगे बात आ गई थी, भारत की नेतृत्व को लगा कि हमारी भी, देश की वैज्ञानिक भी हमारी देश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए औषधि बनाने के काम पे आए। उसी में से IICB जन्म हुआ है। वैक्सीन बनने के लिए कम से कम 15 साल लगते हैं। कैसे हम इस बार भारत में वैक्सीन कुछ महीनों में बनाए, IoT के कारण बनाए, AI के कारण बनाए। भारत की युवाओं में ये ताकत है मित्रों, उनको मौके की आवश्यकता है, हाथ पकड़ने की आवश्यकता है, प्रशंसा करने की आवश्यकता है, आदर करने की आवश्यकता है। बजट में इस प्रकार के कई नए इलाका ढूंढ निकाला है। हम भारत की मानसिकता में नौकरी नहीं, मालिक बनने की मानसिकता की माहौल अमृतकाल में बनाए। बजट में उस विषय में अंदेशा दिया है। मित्रों, दुनिया अचिंतित है, पर्यावरण कैसे होगा? भारत दुनिया में पर्यावरणकारी देश नहीं है, दुनिया में मैं कह रहा हूं। फिर भी भारत ने जिम्मेवारी लिया कि हम दुनिया की पर्यावरण में एक सकारात्मक कंट्रीब्यूशन करने के लिए जिम्मेवारी लेंगे। भारत इस बार बजट में ग्रीन इकोनॉमी के लिए, ग्रीन एनर्जी के लिए, वो एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम हो या हाइड्रोजन एक्सपोर्ट की बात हो। मित्रों, मैं पेट्रोलियम मंत्री रहा हूं देश की। हम लगभग 5 से 9 लाख रुपया करोड़ तक की क्रूड ऑयल को खरीदना पड़ता है। अभी बजट उपरांत भारत में हाइड्रोजन बना के एक्सपोर्ट करने की
समझौता हमने करना शुरू कर दिया। वो दिन दूर नहीं है, भारत अपने नीतियों के कारण, जिसमें बजट में अनेक उल्लेख किया गया है, भारत एनर्जी डिपेंडेंस तो इंडिपेंडेंट तो होगा ही होगा। भारत एनर्जी एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ जाएगी। मित्रों, भारत की शक्ति है युवा। युवाओं में खेल, युवाओं में संस्कृति, युवाओं में स्वाभिमान, युवाओं को एक आह्वान करने में, युवाओं को ठीक से पढ़ाने में मैं शिक्षा विभाग के दायित्व में हूं। भारत में कभी 1 लाख करोड़ रुपया के ऊपर से शिक्षा में बजट नहीं जाती थी। अभी भारत की शिक्षा बजट में इस बार 16% की ग्रोथ हुई है पिछले बजट से। पिछले बजट पहली बार 1 लाख करोड़ रुपया की ब्रैकेट में आया था। हमारी प्रायोरिटी इस बार 157 नए नर्सिंग स्कूल खोलने का भारत सरकार की बजट में व्यवस्था है। रिसर्च में ज्यादा पैसा खर्चा करने का बजट में व्यवस्था की गई है। मित्रों, ये सारा विषय करते करते एक विषय को ध्यान दिया गया, भारत की मध्य वर्गीयों में बोझ ना बढ़े। इसलिए टैक्स में इस बार इनकम टैक्स भरने की स्लैब को बड़ा किया गया। बहुत कोई नया टैक्स नहीं है। अभी कल्पना करिए सरकार की अर्थनैतिक मैनेजमेंट की, फिस्कल बैलेंस की क्या स्ट्रेटेजी रही। टैक्स लंबे समय तक वामवादी इसी राज्य को चलाए। कल केरल की मुख्यमंत्री यहां आए थे, मैंने अखबारों में पढ़ा, वामवादियों के एक फैशन रहता है, धनियों पे टैक्स बढ़ा दो। वो टैक्स बाद में दीदी की सरकार में कट मनी में परिवर्तित हो गया। ये तरीका कुछ लोगों की हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने देश की उद्यमियों पे भरोसा किया। पहला प्रधानमंत्री होगा देश की, पहला प्रधानमंत्री जिन्होंने लाल किले की प्राचीर में कहा, मैं संसाधन बनाने वाले लोगों को सैल्यूट करता हूं, आई सैल्यूट वेल्थ क्रिएटर। कुछ लोगों को ये पहले शर्म लगता था, अरे अरे रात में तो मिलते थे, सारे चीज करते थे, दिन में गाली देते थे। कलकत्ता की 2 गलियां इसकी फेमस थी। इसको बदलने की टाइम आ चुका है। इकोनॉमिक बैलेंस, टैक्स ना बढ़ाते हुए मिडिल क्लास की इनकम को ध्यान में रखते हुए सीनियर सिटीजन की डिपॉजिट की बेनिफिट इस बार ज्यादा बढ़ाया गया है। मित्रों, मैं बंगाल की चुनाव में पिछली बार काम कर रहा था, मेरे को याद है दमदम के इलाके में एक RWA में हम गए थे इस प्रकार की सभा करने के लिए। सीनियर सिटीजन ने हमको आके आपत्ति बताई थी कि भाई हमारी डिपॉजिट की क्या चिंता कर रहे हो। सरकार ने इस बार बजट में उसको ध्यान दिया है। जब हम कहते थे कि हमारी सरकार सबके लिए है, सबको साथ लेके चलने के लिए हमारी सरकार है, सबके मन में विश्वास बनाने वाला हमारा सरकार है। मैं आज मेरे पार्टी की बंगाल की माइनॉरिटी मोर्चा की बैठक में गया था। मैं जब पार्लियामेंट आया 2004 में अशोक जी, उस समय में साचार कमेटी की रिपोर्ट आई थी। जस्टिस साचार ने देश की माइनॉरिटियों की हालत के ऊपर एक रिपोर्ट दिया था और सबसे खराब अवस्था लंबे समय तक वामवादियों की शासन उन दिनों में बंगाल में था, बंगाल की माइनॉरिटियों का था। सबसे खराब हालत, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी ये चरम पे है। इनके अंदर धार्मिक और जातीय उन्मादना खड़ा करने से समाधान नहीं होती है। आज मैंने 4 स्कीम गिनाया उनके सामने। प्रधानमंत्री आवास योजना में, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में ऋण लेने में, छोटे ऋण, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में मोदी सरकार की कार्यकाल में
100 में से 30 से 35% लाभार्थी माइनॉरिटी कम्युनिटी के होते हैं। मित्रों, इसी को कहा जाता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट मॉडल। इन्हीं को कहा जाता है सबको साथ लेके चलना। मैं बजट की कई फैसेट्स आपके साथ चर्चा कर सकता हूं। अशोक जी जैसे व्यक्ति उसको और सरल तरीके से समाज जीवन में बताते भी हैं। लेकिन मैं बजट की जो मोटा मोटा कुछ विषय, हमारी इस बजट को सप्तऋषि बजट कहा गया। ये मेरे 7 प्रायोरिटी के एरिया है। अमृतकाल का बजट है। यह बजट मध्यवर्गीयों के लिए है। यह बजट गरीबों के लिए है। यह बजट आदिवासियों के लिए है। यह बजट हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट बनाने वाले लोगों के लिए है। यह बजट युवकों के लिए है। यह बजट एमएसएमई के लिए है। यह बजट देश में उद्योग धंधा को गति देने वाला बजट है। 10 लाख रुपया की कैपेक्स होगी तो स्टील इंडस्ट्री में ग्रोथ आएगा, सीमेंट इंडस्ट्री में ग्रोथ आएगा, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में ग्रोथ आएगा। रास्ते बनेंगे तो लॉजिस्टिक कॉस्ट देश में घटेगा। हमारी हल्दिया पोर्ट क्यों ना आगे चल के दुबई पोर्ट से बड़ा ना बने? सारे संभावना हमारे पास है। मार्केट उनके पास कहां है? दुनिया की संपत्ति वहीं जाए, लोड अनलोड होके, रीपैकेजिंग होके, रीअरेंज होके फिर दुनिया के और कहीं कोने पे जाए। हमारे वहां तो कैप्टिव मार्केट है। दुनिया में कोई धंधा करने वाले लोग अभी है नहीं जिन्होंने भारत की बाजार में जुड़ना नहीं चाहते हैं। मित्रों, 2023 और 2047 ये जो 25 साल की जर्नी है, प्रवास है, ये हम सभी की जिंदगी में नई अवसर ले आने का समय है। बजट उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। कुछ विषय में आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया हूं। आप सबने हमको सुने, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।